Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss chapter number 16 और lecture number है जी 4 RC and RL series circuit. बड़ा सिंपल है इस क्वेश्चन से जो है इस टॉपिक से रिलेटेड जो आर्टिकल है क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय RC and RL series circuit? Calculate the impedance of both the circuits by drawing their impedance diagram. मोस्टली जो है ये दोनों टॉपिक एक साथ लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और ये सेपरेट सेपरेट भी पूछे जा सकते हैं. और इसके अलावा हमें इम्पीडेंस डायग्राम फॉर RC और RL सीरीज सर्किट ये इनकी फेजर डायग्राम से रिलेटेड कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है. अच्छा बेटा जी, इस क्वेश्चन जो है वो टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हमें रिव्यू करना है 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. कौन कौन से हैं जी? फर्स्ट रिव्यू जो है वो आपने प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में पढ़ा था कि करंट और वोल्टेज जो है वो क्या होते हैं, इन फेज होते हैं. तो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए टू स्टडी दिस टॉपिक कि करंट और वोल्टेज जो है दे आर इन फेज इन केस ऑफ प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स. सेकंड जो रिव्यू है वो आपको पॉइंट पता होना चाहिए कि इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट जो है वो करंट लीड्स वोल्टेज, करंट लीड करता है वोल्टेज को कितने एंगल से, π/2 यानी 90 एंगल से जो है वो लीड करता है. एंड थर्ड इंपॉर्टेंट जो रिव्यू है वो आपको पता होना चाहिए इन प्योर इंडक्टिव सर्किट वोल्टेज जो है वो लीड करती है किसको, करंट को बाय π/2 यानी 90 के एंगल से लीड करती है. तो इंडक्टर जो है उसमें वोल्टेज लीड कर रही होती है इट मीन्स, और कैपेसिटर में जो है वो करंट लीड कर रहा होता है, यानी कि इनमें फेज जो है वो कितना होता है, दोनों में π/2 होता है. तो इन प्योर इंडक्टिव सर्किट जो है वो हम कहते हैं वोल्टेज लीड्स करंट जो है वो बाय एन एंगल 90. नेक्स्ट जो है वो एक न्यू कॉन्सेप्ट जो है इंट्रोड्यूस होने जा रहा है जिसको बोलते हैं इम्पिडेंस. देखो बेटा, बात ये है कि हमारे पास जो है एक सर्किट है. ज़रूरी नहीं कि उस सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस ही हमेशा हो, ज़रूरी नहीं कि वहाँ सिर्फ जो है वो कैपेसिटर ही हो या इंडक्टर हो. यानी प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट और प्योर इंडक्टिव सर्किट के अलावा भी कोई ऐसा सर्किट भी हो सकता है जिसमें रेजिस्टेंस के साथ किसी का कोई कॉम्बिनेशन हो, यानी कि RL सर्किट हो सकता है, RC सीरीज सर्किट हो सकता है, RL सर्किट हो सकता है, RLC सर्किट हो सकता है. तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है. तो जब कॉम्बिनेशन बनता है तो देखें ना, जो हम कैपेसिटर है उसकी जो रेजिस्टेंस है उसको बोल रहे होते थे कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर के रेजिस्टेंस को बोल रहे होते थे इंडक्टिव रिएक्टेंस. इसका मतलब है जब कॉम्बिनेशन बनेगा सर्किट में, ये तीनों या इनमें से कोई दो इकट्ठे होके आएंगे, तो उस वक्त फिर हम उसको रेजिस्टेंस नहीं बोलेंगे, उसके कंबाइंड इफेक्ट को क्या बोलते हैं, इंपेडेंस. जैसे इस सर्कल में आपको दिखाया गया है, फिर उसके कंबाइंड इफेक्ट को हम बोलेंगे जो है वो इम्पिडेंस. तो इम्पिडेंस जो है को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंसेस. रिएक्टेंसेस यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है इन एन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट इज नोन एज इम्पिडेंस. और इसका फॉर्मूला जो है वो Z इज इक्वल टू VRMS ओवर IRMS बाय ओहम्स लॉ. यानी इम्पिडेंस को यहाँ पर हम Z से डिनोट करते हैं. तो इम्पिडेंस जहाँ भी आएगा उसको हम यहाँ पे Z से डिनोट करेंगे, और यूनिट इसका ज़ाहिर है ये रेजिस्टेंस ही है तो ओहम ही होगा. तो इट इज़ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ जो है वो आप कह सकते हो रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस जो है जब कोई कम्बिनेशन ऑफ सर्किट बनता है. जैसे हम इस टॉपिक में कम्बिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, और वो कम्बिनेशन पहला जो है वो हम डिस्कस करेंगे RL सीरीज सर्किट. अब देखिए इसमें रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टर दोनों इकट्ठे आ रहे हैं सीरीज में, तो इसका मतलब इनके जो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, इम्पिडेंस. तो लेट्स स्टार्ट जी. पहले हम RL सीरीज सर्किट डिस्कस कर रहे थे, तो कि इट इज़ कंपैरेटिवली ईजियर to understand the phase diagram of RL series circuit as compared to RC series circuit. तो पहले मैं RL series circuit डिस्कस कर रहा हूँ. हमने कंसीडर करना है जी एक रेजिस्टेंस लेनी है R और इंडक्टर L आर कनेक्टेड इन सीरीज टू आर सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एज शोन इन द फिगर. ये इसकी बेटा कौन सी डायग्राम होगी, सर्किट डायग्राम. इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि 3 डायग्राम्स यहाँ मेन हमने डिस्कस करनी है. सर्किट डायग्राम, उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे फेज डायग्राम, और थर्ड पे हम डिस्कस करेंगे इम्पीडेंस डायग्राम. तो वो ज़रा आपने नोट डाउन करना है. ये फर्स्ट जो है ये क्या है, सर्किट डायग्राम. सिंपल, इट इज़ अ सर्किट डायग्राम. नेक्स्ट जो है अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इसमें जो है वो फेज डायग्राम जो है वो कैसे बनेगी इसकी. तो कहते हैं व्हेन एन अल्टरनेट वोल्टेज इज अप्लाइड देन द करंट I would flow
through each of them because R and L are in series. क्योंकि हमने इनको सीरीज में अटैच किया हुआ है रेजिस्टेंस को और इंडक्टर को, तो दोनों में कहता है जी करंट जो फ्लो करेगा वो कौन सा होगा, सेम। और वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर जो है यहाँ पर, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर जो है उसको हम यहाँ पर किससे डिनोट करेंगे, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस जो है वो होगा वी आर, और ये होगा आई आर एम एस इंटू आर। और वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर जो है वो क्या होगा, आई आर एम एस इंटू क्या हो जाएगा, एक्स एल। सो यहाँ पर आर जो है ये रेजिस्टेंस है, और जबकि एक्स एल जो है ये क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, यानी ये भी रेजिस्टेंस है लेकिन ये इंडक्टर की रेजिस्टेंस है। तो ये दोनों ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर और ये है जी वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। अच्छा अब देखिए बेटा, हमने यहाँ से जो है ऑनलाइन नेक्स्ट जो है वो हमें इसकी फेज डायग्राम को डिस्कस करना है। सो डेट्स वेरी सिंपल, साथ साथ जो है वो आप ड्रॉ करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा कंपैरेटिवली। तो सबसे पहले ना हमें रेफरेंस लेना है। देखिए ना वोल्टेज कह रहा है जी एंड करंट आर इन फेज इन केस ऑफ रेजिस्टर, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस जो है रिव्यू में हम इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर चुके हैं। जबकि इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड करती थी किसको, करंट को, बाय एन एंगल 90। सो इसके लिए हमें जो है वो फेज डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैं रेफरेंस किसको ले रहा हूँ, करंट को। मैंने अब करंट को क्यों रेफरेंस लिया है, क्योंकि आर और एल सीरीज में अटैच हैं, आर और एल चूँकि सीरीज में अटैच हैं तो दोनों में करंट जो है वो सेम है। सो इसलिए मैंने करंट को एज ए यहाँ रेफरेंस लिया है। अच्छा अब मुझे ना यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो पहले वोल्टेज ड्रॉ करनी है। तो वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर जो है वो मैं इसके पैरेलल ड्रॉ करूँगा, क्योंकि मैंने करंट को यहाँ पे रेफरेंस लिया है और मुझे पता है इन प्योर रजिस्टिव सर्किट वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, इन फेज, इसीलिए मैंने सेम डायरेक्शन में ड्रॉ किया है एज रेट ऑफ करंट जो है। नेक्स्ट इन केस ऑफ जो है इंडक्टर की अगर बात करें तो इंडक्टर में जो है वो वोल्टेज लीड कर रही होती थी करंट को, कितने एंगल से, 90 एंगल से। तो मैं ये जो करंट है इसके परपेंडिकुलर जो है वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर ड्रॉ करनी चाहिए मुझे, तो मैंने इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वी एल को ले लिया। यानी इन केस ऑफ इंडक्टर जो है चूँकि वोल्टेज जो है वो लीड कर रही होती है करंट को बाय एन एंगल π/2, इस वजह से मैंने इसको इस रेफरेंस करंट के परपेंडिकुलर लिया, जबकि वी आर को मैंने रेफरेंस करंट के पैरेलल लिया है और वी एल को रेफरेंस करंट के जो है वो परपेंडिकुलर लिया है। अब हमें इनकी जो है वो क्या फाइंड करना है जी, रिजल्टेंट। दैट इज़ वेरी सिंपल, हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे पहले। अच्छा ये अगर वी एल है तो इसके सामने वाला ये भी वी एल ही होगा, ठीक है। अब ये पैरेललोग्राम है तो हमें पता है कि इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, ये इसका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। तो ये हमारे पास इस सर्किट यानी आर एल सीरीज सर्किट का क्या आ गया है, रिजल्टेंट। और यहाँ पर जो है वो इसका फेज एंगल जो है यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा। अच्छा इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास वी कैन कंक्लूड डैट यहाँ से कि ये देखें कि हमने रेफरेंस लिया होता करंट को, तो हमारा रिजल्टेंट आया है ये वाला रिजल्टेंट आया है जिसको हम वी आर एम एस भी यहाँ कह सकते हैं, या हमें वी आर एम एस लिखना चाहिए। ये जो रिजल्टेंट है वी जो है, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर जो रिजल्टेंट है, ये जो वोल्टेज आई है आर एल सीरीज सर्किट की, ये इस करंट से यानी रेफरेंस करंट से क्या कर रही है, लीड कर रही है। देखिए ना हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन लेते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम इसको गौर करें तो हम कह सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वोल्टेज है इन आर एल सीरीज सर्किट में, जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो करंट को लीड कर रही है कितने एंगल से, थीटा एंगल से। और आगे हमने इम्पीडेंस डायग्राम में यही हमने जो है वो प्रूव करना है मैथमेटिकली कि जो है वो वोल्टेज जो है वो यहाँ पर लीड कर रही है इसको, करंट को, कितने एंगल से, थीटा एंगल से। इसका मतलब ये हुआ इन आर एल सीरीज सर्किट वोल्टेज एंड करंट इन फेज नहीं होते, बल्कि वोल्टेज लीड करती है किसको, करंट को, कितने एंगल से, थीटा एंगल से। ठीक है जी, तो दिस इज बेसिकली द फेज डायग्राम ऑफ आर एल सीरीज सर्किट एंड दैट्स अ सिंपल वन जी। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स ये दो पता है तो ये इजी हो जाएगा। और मैंने जैसे बताया कि यहाँ बहुत सिंपल है, इसमें पहले हमने करंट को एज ए रेफरेंस लेना है, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर्स के पैरेलल आएगा, चूंकि इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट वोल्टेज एंड करंट क्या होता है, इन फेज, जबकि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इसके परपेंडिकुलर आएगा। फिर हम पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, उसका रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे, हमारे पास फेज एंगल भी आ जाएगा। नेक्स्ट ही हम अब आर एल सीरीज सर्किट में हम रिजल्टेंट वोल्टेज जो है वो फाइंड करने जा रहे हैं। डेट्स वेरी सिंपल, देखेंगे हमारे पास जो है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाली जो ट्राइंगल है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें ये हमारे पास हाइपोटेनस है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, और इसको हम एज ए परपेंडिकुलर ट्रीट कर सकते हैं, और ये वाला जो पोर्शन है ये इसको हम बेस ले सकते हैं। सो सिंपल है कि हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, बाय
पाइथागोरस थ्योरम जो है यहाँ पर हम इजीली जो है वो फाइंड कर सकते हैं वी आर एम एस जो है, यानी कि ये जो रिजल्टेंट वोल्टेज होगी वो किसकी इक्वल होगी, वी आर का होल स्क्वायर प्लस वी एल का होल स्क्वायर, और यहाँ हम इनकी वैल्यू पुट कर दें। वी आर जो है वो आई आर एम एस इंटू आर होता है, जबकि वी एल आई आर एम एस इंटू ओमेगा एल, एक्सएल यहाँ ना एक्सएल जो है वो ओमेगा एल के इक्वल होता है। यहाँ से आई आर एम एस कॉमन ले लें, क्योंकि आई आर एम एस के ऊपर जो है वो स्क्वायर है, इस वजह से ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और आपके पास फाइनली जो है ये आंसर आ गया। वैसे सिंपल जो है वो रिजल्टेंट वोल्टेज तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास आ जाता है। अच्छा, अब हम जो है इस सर्किट की इम्पिडेंस की बात करते हैं, तो इम्पिडेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं। इम्पिडेंस हम कह रहे थे कंबाइंड इफेक्ट को, और बाय ओम्स लॉ Z यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल बी इक्वल टू वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस, और यहाँ से जो है वो देखें परपेंडिकुलर और बेस जो है, यहाँ वी आर एम एस की जस्ट वैल्यू पुट कर दें, ईजी है जी। सो आई आर एम एस से यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट। तो यहाँ से अगर आई आर एम एस से हम कैंसल आउट कर देते हैं तो हमारे पास इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट जो है वो आ जाएगी। इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट विल बी Z इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल स्क्वेयर स्क्वेयर रूट। ठीक है, सो डेट्स वेरी सिंपल जो है, यहाँ पे इम्पिडेंस भी आ गई हमारे पास, इम्पिडेंस का फॉर्मूला भी आ गया। नेक्स्ट जो है वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि अब हम इसका ना फेज रिलेशनशिप जो अभी हम बात कर रहे थे उसमें भी हमने देखा है, वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमने यहाँ देखा कि करंट कहते हैं जी लैग्स अप्लाइड वोल्टेज बाय एंगल थीटा। ठीक है, अब लैग का मतलब ये है कि यहाँ पर वोल्टेज लीड कर रही है। ठीक है, ये आप रेफरेंस इसको, ये वोल्टेज थी, ये आपके पास करंट रेफरेंस लिया हुआ था। ठीक है जी, तो वोल्टेज करंट को लीड कर रही थी कितने एंगल से, थीटा, वो थीटा हमें फाइंड करना है। अब थीटा जो है वो इम्पिडेंस डायग्राम से हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, और सिंपल है जी, हमें इम्पिडेंस डायग्राम से ये जो थीटा है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें पता है कि बताए यहाँ पर टेंजेंट थीटा जो है वो किसके इक्वल होगा, वी एल ओवर वी आर। ठीक है ना, इसके क्रॉस जो है वो अगर हम, ये हमारे पास जो है वो वेक्टर है वी रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, इसको हम कह रहे थे वी एल और इसको कह रहे थे वी आर वेक्टर डायग्राम में। ठीक है, सो इसमें देखें कि हमारे पास जो है यहाँ पर वी एल ओवर वी आर यहाँ पर जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस वो हो जाएगा टेंजेंट थीटा। तो यहाँ जस्ट हमें जो है वो वी एल और वी आर की वैल्यूज पुट करनी है, आई आर एम एस इंटू ओमेगा एल, और नीचे आ जाएगा आई आर एम एस इंटू आर। सो ये आपको इसमें कैंसिल हो जाएंगे करंट और करंट, हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा, यानी कि ये इससे कैंसिल हुआ और फाइनली आंसर थीटा इज इक्वल टेंजेंट इनवर्स ओमेगा एल ओवर आर। यहाँ से गौर से सुनने पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो वोल्टेज जो है लीड कर रही होती है किसको, करंट को, कितने एंगल से, थीटा एंगल से लीड कर रही होती है। सो इस इम्पिडेंस डायग्राम से हम डायरेक्ट भी यहाँ से जो है वो थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। हम वी एल और वी आर यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं कि हम लिखें, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट देखिए ना, इसमें अगर हमें थीटा फाइंड करना है तो इसमें जो है ये आपके पास एक्सएल है, और ये जो है हमारे पास जो है वो क्या है, आर, ये एक्सएल, यानी कि ये एक्सएल है, तो ये सामने वाला भी जो है वो एक्सएल ही होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली भी तो कह सकते हैं ना, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट, ठीक है, टेन आ जाएगा इनटू हमारे पास इनवर्स जो है। अब देखिए परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर यहाँ क्या है एक्सएल, और बेस जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा आर। तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट भी हम इस इम्पिडेंस डायग्राम से एंगल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम फेज एंगल बताना चाह रहे हैं। तो हमने क्या कंक्लूड किया, तो यहाँ एक्सएल की वैल्यू पुट करने ओमेगा एल, तो ये डायरेक्टली आपके पास फार्मूला आ जाएगा। तो ये दो स्टेप भी आप यहाँ कर सकते हैं, रादर क्या आप ये वेक्टर डायग्राम से ये पुट करें, आप डायरेक्टली भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि थीटा एंगल आया हमारे पास, तो इन आर एल सीरीज सर्किट में कौन लीड करता है जी, वोल्टेज लीड करती है करंट को कितने एंगल से, थीटा एंगल से लीड करती है। आई होप सो कि दिस इज़ वेरी इजी और आपको इजीली समझ आ गया होगा। सिमिलरली जो है वो अब हम डिस्कस कर सकते हैं जो है आर सी सीरीज सर्किट, सो वो भी सिंपल है। उसमें भी हमने पहले सर्किट डायग्राम लेनी है जिसमें आर और सी जो है उसको सीरीज में आपने दिखाना है, उसके बाद बाकी वही चीज़ें आ जाएगी। वी आर एम एस और आई आर एम एस जो है वो इन फेज होंगे, जबकि वोल्टेज यहाँ लैग कर रहा है और करंट लीड कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ हमने रेफरेंस करंट को यहाँ पे लिया है, ये रेफरेंस करंट आ गया। अब वी आर तो मैं इसके पैरेलल यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, लेकिन
वी सी जो है वो ड्रॉ नीचे आएगा। अब वी एल आपने ऊपर ड्रॉ किया था, ये नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में करंट लीड कर रहा होता था, ये करंट जो है वो लीड कर रहा होता था वोल्टेज को, कितने एंगल से? 90 एंगल से। ये देखिए यहाँ 90 का एंगल ड्रॉ हुआ हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है जब आप इसका पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के बाद ये रिजल्टेंट लोगे तो वो रिजल्टेंट हमारे पास ये आ जाएगा, वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू जी। जी यहाँ क्या है? इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट है। बाकी सारा कुछ सेम है, बाकी जो है इसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएंगी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वी एल की जगह क्या आ गया? वी सी। और यहाँ पर जो है वी सी की वैल्यू हमने पुट की, और उसी तरह से आई आर एम एस जो है वो यहाँ से कॉमन ले लेना है, एंड सिंपली जो है वो यहाँ से हमारे पास जो है वो ये वोल्टेज यानी रिजल्टेंट वोल्टेज आ जाएगी। इन द सिमिलर मैनर जो है हमारे पास इसके लिए इम्पिडेंस भी वैसे ही कैलकुलेट करनी है, और जी इज इक्वल टू जो कि वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस होता है, वैल्यू पुट करेंगे, और यहाँ से हमारे पास आई आर एम एस कैंसिल आउट होगा, ये भी आंसर वही आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर ओमेगा, पहले एल आता था, अब ओमेगा सी आ रहा है, और यहाँ पर जो है वो 1 ओवर ओमेगा सी जो कि एक्स सी जिसे हमने उसको रिप्लेस किया है। तो बाकी मैथमेटिकल फॉर्म और बिल्कुल एग्जैक्टली जो है वो सेम है, वैसे ही प्रोसीजर है इसका भी। अच्छा, इम्पिडेंस जो है वो डायग्राम जो है अब हम वही डिस्कस करेंगे, उससे हम एंगल जो है वो फाइंड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि लीडिंग क्वांटिटी जो है वो यहाँ पर क्या है? करंट है। वहाँ पर जो है वो लीडिंग क्वांटिटी क्या थी? वोल्टेज। तो एक दफ़ा उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखें कि इस केस में जो है आर सी सीरीज सर्किट में जो है, चूँकि ये करंट हमने रेफरेंस में लिया हुआ था, अब वोल्टेज ये आई है, रिजल्टेंट वोल्टेज। इसका मतलब है कि करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग कर रही है। करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग कर रही है। कितने एंगल से लैग कर रही है? थीटा एंगल से। और वो एंगल जो है वो हमने इम्पिडेंस डायग्राम से जो है वो फाइंड किया है। ठीक है जी। सो इम्पिडेंस डायग्राम में वो जो एंगल है वो सिंपली क्या आएगा? ये वाला एंगल आएगा, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/ओमेगा सी आर। ठीक है। सो इट्स अ वेरी सिंपल। हम कह सकते हैं कि जो है आरसी सीरीज सर्किट में करंट लीड करता है अप्लाइड वोल्टेज से बाय एन एंगल थीटा। एक मिस्टेक जो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो बार बार करते हैं वो ये है कि आरसी और आरएल सीरीज सर्किट में अक्सर जब मल्टीपल चॉइस आता है तो अक्सर फेज एंगल पूछा जाता है, वो कह देते हैं π/2। π/2 सिर्फ और सिर्फ दो केसेस में आता है, एक प्योर इंडक्टर सर्किट के केस में और एक प्योर कैपेसिटर सर्किट के केस में। अब बाकी जो है वो आरसी और आरएल सीरीज सर्किट में करंट और वोल्टेज के दरमियान जो फेज एंगल है वो कितना होगा? थीटा। और वो थीटा हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे इन केस ऑफ कैपेसिटर, और इन केस ऑफ इंडक्टर जो है वो ओमेगा एल ओवर आर होता है। आई होप सो कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना है, और इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।